नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतौरिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता में आए 3.25 साल बीत चुके हैं और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा गरबा गुरबा बारी योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल समेत विभिन्न योजनाओं के जरिए सूबे के किसानों और अन्य सभी वर्गों के लिए बेहतरी के लिए प्रयास किए। अपनी योजनाओं की वजह से न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में सीएम भूपेश बघेल को नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल अब खुद इन योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए विधानसभा बार दौरे पर भी निकले हैं। राजनीतिक जानकार इसे मिशन 2023 की चुनावी तैयारियों के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने तय कर लिया है कि वो 2023 में भूपेश सरकार की विदाई करेगी। खैर, किसकी बातें कितनी असरदार हैं और कौन किससे आगे है, जनता मांगे जवाब में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे बघेल बनाएंगे बात में। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस मिशन 2023 को लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि चुनावी घमासान से 1.5 साल पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और वे विधानसभा वार भेंट मुलाकात अभियान पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के इस भ्रमण का मकसद उन कमियों को जानकर सुधार करना है जिससे चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो, ऐसा कहना है जानकारों का। हालांकि विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री या कांग्रेस संगठन कुछ भी कर ले, 2023 में बीजेपी ही सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए विपक्ष क्या खास कर रही है। क्या कांग्रेस के जवाब में बीजेपी के दिग्गज नेता भी अब सूबे के तमाम हिस्सों में भ्रमण पर निकलेंगे? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल बुधवार को रायपुर से सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता, जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात के अभियान पर रवाना हुए। सीएम भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से की है। पहला पड़ाव सामनी विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री यहाँ कुसुमी, शंकरगढ़ और बरियो गाँव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुसुमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दरअसल एक महिला ने गरीबी रेखा से नाम कटने की मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री ने शासकीय उचित मूल्य दुकान कुसुमी का निरीक्षण भी किया। यहाँ उन्होंने खुद चावल तोलकर हितग्राही को राशन दिया। हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करते हुए राशन से संबंधित जानकारियाँ ली। कितना किलो मिलता है? बड़ा परिवार 20 किलो मिले। अकेले हो? 2 जने, पति पत्नी? अच्छा, बच्चे नहीं है? सीएम भूपेश बघेल के प्रस्तावित दौरे पर नजर डालें तो 4 से 11 मई तक सरगुजा के सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर विधानसभा का वह दौरा करेंगे। वहीं 18 से 20 मई तक बस्तर की कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा का निरीक्षण करेंगे। 23 से 27 मई तक बस्तर के केशकाल, कोंडागांव, चित्रकोट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। वहीं 30 मई से 2 जून तक नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 6 जून से 11 जून तक सरगुजा की जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, भरतपुर, बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का दौरा भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कोरोना के चलते लंबे अरसे से वे लोगों के बीच नहीं जा पा रहे थे। हालांकि पिछले साल सामाजिक संगठनों की बैठक में शामिल होने का उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री के मुताबिक वह अपने भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं की धरातल पर स्थिति की जानकारी लेंगे और गाँवों में अच्छे कार्यों के साथ ही वहाँ की समस्याओं को भी जानेंगे। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि वे ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के साथ बिताना चाहते हैं। उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुविधा की चर्चा, साथ ही इस समय जमीन में जाकर, धरातल में जाकर उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी लेना सबसे बेहतर।
इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री के कहीं भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3.25 साल बीत गए ही सरकार की किसी भी योजना का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। किसान से लेकर हर वर्ग परेशान है, इसलिए 2023 में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। आखिर 3.25 साल में ये सरकार क्या कर रही थी? अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। कितना ही औचक निरीक्षण कर ले, चाहे मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, जनता ने छत्तीसगढ़ के तय कर लिया है कि 2023 में इस सरकार की विदाई करे। छत्तीसगढ़ में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस विधानसभा वार दौरे को चुनावी दौरे के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों के साथ ही विधायकों और जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस की भी समीक्षा होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सीएम भूपेश बघेल इस दौरान अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से कितना संतुष्ट होते हैं या कमियों का आकलन कर मिशन 2023 में उतरने से पहले उसमें सुधार कर जनता का दिल जीतने में सफल होते हैं। वहीं इस बीच विपक्ष की बातों से जनता कितनी सहमत होती है, ये देखना भी अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस की रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। बघेल बनाएंगे बात छत्तीसगढ़ के इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी है। साहू जी, आपका भी स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय जवाहर। जिस तरह से अनुराग जी, जब आकांक्षी जिलों का दौरा करने के लिए कई वरिष्ठ जो आते हैं नेता, केंद्रीय मंत्री आते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और कोई भी नेता हो, कई मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में लगता है निरीक्षण के लिए या फिर जांचने के लिए, तब आपके पेट में तकलीफ नहीं होती है। अगर सीएम भूपेश बघेल जा रहे हैं विधानसभाओं में दौरा करने के लिए या जनता को टटोलने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, या उनका कहां पे कमी रह गई वो जानने के लिए, तो इससे पेट में दर्द क्यों? सबसे पहली बात तो दीपक जी, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। हाजमा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का दुरुस्त है। अच्छा। आदिकाल से राजा महाराजाएं अपने प्रजा की हालचाल जानने के लिए निकलते रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपको याद होगा दीपक जी कि माननीय रमन सिंह जी हर वर्ष इसी गर्मी के समय ग्राम स्वराज के नाम से क्षेत्रों में जाते थे, जनता से मिलते थे और जनता से उनका हालचाल पूछते थे। लेकिन उस दौरे में और अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दौरे में एक बड़ा अंतर यह है कि हमारे समय जो दौरा होता था वो औचक निरीक्षण होता था। हम कहीं पहुंचते थे और जब पहुंचते थे तो जनता से हम सीधा रूबरू होते थे। अभी मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले उस क्षेत्र का ऐलान करते थे, बाकायदा ट्वीट करके ऐलान करते कि मैं आज फलाना जिले के फलाना विधानसभा के इस गाँव में जाऊंगा। आप मुझे बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसे ही पता करना है तो उनके कलेक्टर, उनके एसपी, उनका प्रशासनिक अमला पूरा वहां पे है। अब उनके रहते इनको सच्चाई पता लगेगी, ये कैसे संभव है? जैसे आज वो मुख्यमंत्री जी गए और वहां पे उन्होंने पूछा कि आपको चावल मिल रहा है, सबने कहा हाँ चावल मिल रहा है, जबकि प्रदेश की जनता साफ शब्दों में पूछ रही कि केंद्र से जो 5 किलो अतिरिक्त चावल आया वो कहाँ गया। लेकिन उन लोगों तक प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है दीपक जी कि ये दौरा विशुद्ध रूप से कांग्रेस की आपसी प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। इस दौरे से जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में यह जताने के लिए कि मैं ही एकमात्र नेता हूं और एक छत्र जो राज है वो भूपेश बघेल का है, ये बताने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे के माध्यम से ये अपने समर्थकों को तो साध ही रहे हैं, साथ ही विपक्षियों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति करनी है तो भूपेश बघेल जी के साथ करनी है। क्योंकि देखिए, जैसे भूपेश बघेल जी का दौरा तय हुआ, आनंद फानंद में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी श्री टीएस सिंहदेव जी ने भी अपने विभाग का दौरा बनाया इसके तुरंत बाद। लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री जी बाजी मार गए और उन्होंने अपने मंत्री शिव डहरिया जी को भेजा विभागीय दौरे के नाम पे अंबिकापुर, और वो जाके अपनी विभागीय समीक्षा करने के बजाय पहुंच गए अस्पताल, जिला अस्पताल, और वहां जाके डॉक्टरों से और अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगे। ये साफ इंगित करता है कि कांग्रेस के अंदरूनी खाने में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये दौरा विशुद्ध रूप से उसी परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी कुछ दिन पहले पेपर में, सार्वजनिक मीडिया में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं है, 1.5 वर्ष का समय है, वो अपनी स्थितियां अच्छी कर ले, अन्यथा कांग्रेस किसी और को टिकट दे देगी। मतलब ये विधायकों के जो समीक्षा करने जा रहे हैं वो तो ये पहले ही कर चुके हैं। और विधायकों की तो स्थिति ये है दीपक जी कि ना तो कलेक्टर, ना तो एसपी, ना तो एसडीएम, कोई उनका सुनता नहीं है, क्योंकि जो
ट्रांसफर या जो नियुक्तियां हो रही है वो पैसे के कारण हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी का दौरा विशुद्ध रूप से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में अपनी महत्ता साबित करने की, अपनी प्रभुता साबित करने की और एक छत्र राज बताने के लिए ही है। ठीक है अजय जी, जब दौरा कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, बता के ऐलान करके सबको समझा के जिससे वहां अलर्ट हो जाए, राशन नहीं बट रहा है तो बट जाए, अधिकारियों के थाने जो खराब पड़े हैं, अव्यवस्थित पड़े हैं वो सही हो जाएं, गौठानों में व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, तो ये एक सोची समझी बात है जिस तरह से बीजेपी कह रही है, या वाकई सिर्फ ये एक दौरा है और इसे सीरियसली कांग्रेस सरकार ले रही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अनुराग जी ने जो बात कही कि राजा महाराजा जो है वो अपने प्रजा का हालचाल जानने निकलते थे, वैसे ही डॉक्टर रमन सिंह भी निकला करते थे। तो राजा महाराजा डॉक्टर रमन सिंह होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जो किसान परिवार से आते हैं, जो किसानी करते हैं, उनको अपना कमियां लगाया है। छत्तीसगढ़िया एक वर्ड है, कमियां मतलब जो घर का काम करता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जी को अपना नौकर बना करके जनादेश दिया है और वो छत्तीसगढ़िया लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनका जो दौरा है उसका कांग्रेस की गुठी राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कांग्रेस में कोई गुट है ही नहीं। और कांग्रेस में केवल छत्तीसगढ़ में एक गुट है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का गुट है। सारे लोग तिरंगे झंडे के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसका ग्राउंड लेवल पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, जो बातें रायपुर की मीटिंग में आकर के वहां के जिले के कलेक्टर और एसपी और दूसरे अधिकारी आकर के बताते हैं, वो चीजें जो आपने बताई है वो कितनी सही है, धरातल में उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है, ये जानने की कोशिश है। इन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जब जाते थे तो वो औचक निरीक्षण होता था। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है झूठ बोलना, जोर से बोलना, एक साथ बोलना। झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना कीजिए कि किसी मुख्यमंत्री का दौरा किसी जिले में औचक हो सकता है क्या, जिसको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई हो। और डॉक्टर रमन सिंह जी को तो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो की सिक्योरिटी थी, भाजपा के कार्यकर्ता तक उनके पास नहीं पहुंच पाते थे। आज स्थितियां भूपेश बघेल जी के पास वैसी नहीं है। भूपेश बघेल जी लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। एक शिकायत आई, अगर सब कुछ फैब्रिकेटेड होता तो वो महिला को राशन मिल गया होता, उसका नाम गरीबी रेखा से नहीं कटा होता, लेकिन नाम कटा हुआ है। उसने शिकायत की, भूपेश बघेल जी एक्शन में है और तत्काल 1 घंटे के अंदर उस अधिकारी के सस्पेंशन का लेटर जारी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी जो है वो एक्शन मोड में है। और जो बातें अधिकारी उनको बताते रहे हैं, लगातार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो या एसपी कॉन्फ्रेंस हो, जिस तरीके के उसके माध्यम से जो लोग बताते रहे हैं, वो चीजें ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड में कितनी रियलिटी है वो देखने की है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर की पदयात्राएं की है। तो उस पदयात्रा के दौरान वो विभिन्न गांवों में गए हैं, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद हुआ है। और आज सरकार बनने के बाद कोरोना संक्रमण काल के दौरान 2 वर्षों से सारी चीजें रुक गई थी, तो सीधा संवाद जो कार्यकर्ताओं से होना था, जनमानस से होना था, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध था। उसको फिर से शुरू करना है। उसके लोगों के बीच में सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी पहुंच रही है, क्रियान्वित हो रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों की रियलिटी चेक भी वो करेंगे। इसके अलावा जहां पर खामियां दिखेगी उस पर चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो ये चीज समझ ले कि उसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़िया लोगों की सेवा करने के लिए हुई है, उनके ऊपर शासन करने के लिए नहीं हुई है। इसके पहले की सरकारें राजा महाराजाओं की तरह चलती रही होगी, लेकिन अभी की जो सरकार है वो किसान की सरकार है, गांव गरीब मजदूर की सरकार है। उसका नेतृत्व करने वाला किसान परिवार का बेटा है, जिसे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ जनता ने जनादेश देकर के अपना आशीर्वाद दिया है। सिर्फ आशीर्वाद 2018 में नहीं दिया है दीपक जी, उसके बाद भी जितने चुनाव हुए हैं लगातार बिल्कुल सब में मिलता रहा है। इस प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल जी के चेहरे पर मुहर लगाई है। दर्शाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। जो स्लोगन चलता है छत्तीसगढ़िया संस्कृति लोक परंपरा, छत्तीसगढ़िया खान पान को कैसे ब्रांडिंग की जाए, किस तरीके से उसे विश्व पटल पर दिखाया जाए, इसके लिए भी अगर किसी ने प्रयास किया तो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। 2023 का चुनाव तो हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लड़ेंगे दीपक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि पहले वाले जो राजा महाराजा थे वो तो निपट गए, इस बार आप कौन से राजा महाराजा को किस विरासत से ये लेकर आएंगे और किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, बीजेपी का हाल कुछ उसी तरह है कि अपना घर लौट गया पर दूसरे के घर पर टकटकी लगाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल विपक्ष में है तो निश्चित रूप से उसका टारगेट तो सत्ता पाना ही होगा और टकटकी भी लगाया रखना कोई गैर जरूरी बात नहीं है। सत्ता तो पाना ही है उसको, उसकी कोशिशें तो करेंगी। लेकिन जो विषय अपन बातचीत के लिए रख रहे हैं
कि डॉक्टर रमन सिंह भी जाया करते थे, हर साल जाते थे वो। इन्होंने थोड़ी देरी कर दी मेरी नजर में। ठीक है। इसी रास्ते 2 बार उन्होंने सरकार बना ली थी डॉक्टर रमन सिंह ने, ये ध्यान रखिए दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है, मैं ऐसे दौरों को सरकार द्वारा अपनी परीक्षा देना मानता हूँ। ठीक है। बशर्ते जहां वे पहुंचे वहां वास्तव में अचानक पहुंचे और किसी से भी कुछ भी पूछ ले, समस्या लिख ले, उसको पूरी करके दिखा दे, तब ये दौरे माकूल होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, इनके मायने निकलते हैं। अन्यथा जो है, अंतिम वर्ष में जो हुआ डॉक्टर रमन सिंह के दौरों का, उसमें जो निष्कर्ष जो निकला था, उसके कोई निराकरण जो है वो सिस्टम ने नहीं किए। जमीन तक वो बातें नहीं पहुंच पाई और निगेटिव बातें शुरू हो गई। इसलिए जो है डॉक्टर रमन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो 2 साल तक तो लोकप्रिय रहे, उनके पीडीएस की बड़ी तारीफ होती रही और पीडीएस का वो अलवा जलवा देख भी लेते थे कि कहाँ पहुंच रहा, कहाँ नहीं पहुंच रहा, लोगों से मिल लेते थे। इसी तरह जो है, ये बात बिल्कुल सही है अनुराग अग्रवाल जो कह रहे हैं, राजनीति भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति तो विषय है इनका, तो राजनीति भी हो सकती है। गुट का जहां तक प्रश्न है, तो गुट इसलिए बना दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहती है कि गुटबाजी बढ़ गई है, क्योंकि जो 2.5 साल का जो विवाद चला, उस विवाद के बाद लोगों को भी लगने लगा कि अंदर खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ है इस कारण से। लेकिन जो सौजन्यता समय समय पर टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच दिखती है, वो अगर सत्य है तो फिर कोई गुटबाजी का प्रश्न नहीं है। और अगर वो सत्य नहीं है, ऊपर कुछ और अंदर कुछ और है, तो बात और होगी। और इसको उस रूप में अगर देखें तो जनता के बीच एक चर्चा जरूर इस बात की हो रही है कि 41 विधायकों की जो सूची, इसमें कहा माना गया कि वो उनके प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो ये दौरे के बहाने उन लोगों को अच्छे से परख लिया जाएगा, उस क्षेत्र में देखा जाएगा और चुनावी शेरों की जो है, अगले चुनाव के लिए जो चुनावी शेर निकालने हैं, उनकी सूची भी साथ साथ बनती चली जाएगी। मुझे जो ऐसा लग रहा है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। और एक अच्छी बात है कि आप अपने फ्लैगशिप योजनाओं को, गोठान को, गोधन को, पीडीएस को, और भी बहुत सारी योजनाएं जो अच्छी अच्छी बनी हैं, और मेरा धान का पैसा बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीजों को जांचने परखने का मौका मिलेगा, बशर्ते ईमानदारी से जांच परख हो, उसमें राजनीति का पुट न हो। और निश्चित रूप से जो है, हर मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को ये बात करनी चाहिए, ये प्रयोग करने चाहिए। और जो अनुराग अग्रवाल ने कहा राजा जाते थे, तो उसने, जहां तक मुझे ख्याल आता है, उन्होंने अकबर के संदर्भ में कहा था। अकबर जो है अपने राज्य शासन के दौरान जो है छुप करके जो है जनता के बीच जाते थे और उनसे सब पूछते थे कि उनकी क्या स्थिति है। और जजिया कर जो लगा था, उसकी जानकारी उनको ऐसे ही एक प्रयोजन के समय मिली थी और जजिया कर को उन्होंने समाप्त किया था। उस बात के संदर्भ से शायद अनुराग अग्रवाल ने कहा कि राजा जो है वो जनता के बीच जाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। निश्चित रूप से ग्राम स्वराज की जगह अब इन्होंने जो जानने समझने का प्रयास किया है, अगले चुनाव में फिर से विजय हासिल हो, इसलिए जो है जिनके प्रदर्शन ठीक नहीं है उनके लिए भी या तो सुधार किया जाएगा या उनको बदल दिया जाएगा, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है। ठीक है अनुराग जी, जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि आपका दौरा होता था, जिसकी वजह से 2 बार सरकार भी बनी, और वो दौरा होता था, लास्ट में बात अलग है कि दौरों के मायने कुछ और निकाले गए, लेकिन क्या जब सत्ता में थे तभी दौरा या जनता की फिक्र थी? अब अगर विपक्ष में है तो आपने क्यों नहीं किया अब तक? या करना चाहिए था आपको, या करना चाहिए अभी भी? अगर आप करेंगे तो सीधा सत्ता पक्ष आरोप लगाएगी कि हमारा देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन आपको विपक्ष में रहते हुए भी ये दौरे जारी रखने थे, ये शायद आपकी जीत में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। दीपक जी, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले हफ्ते भर से तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का आज एक बड़ा बैठक यहाँ पे हुई है। और कल से हमारे पितृ पुरुष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती के अवसर पर हमने कल से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में हमारे सारे नेता बूथों तक जाएंगे और कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती विस्तारक योजना के तहत पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर जाएंगे, जनता से उस बारे में चर्चा करेंगे। विगत 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों से आम आदमी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में आम लोगों से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 3.5 वर्ष में भूपेश सरकार की जो विफलता है उनको लेकर उनसे चर्चा करेंगे, उनसे उनका फीडबैक लेंगे। और ये कार्यक्रम तय हो चुका है और कल से ये पूरे जोर शोरों से पूरे प्रदेश के 22,000 बूथों पे चालू होने वाला है। मैं माननीय
साहू जी की एक बात को कहना चाहूंगा, जो साहू जी कह रहे थे कि कौन राजा निपटने वाला है। साहब, ये तो जनता के बीच चर्चा का विषय है ही है। आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कौन राजा निपटने वाला है। और जब आप कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी तो या डॉक्टर रमन सिंह राजे रजवाड़े होंगे, तो आप ये बात भूल जाते हैं कि 3 बार इसी जनता ने सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया था। आपको तो पहला टर्म है साहब, इतना घमंड, इतना अभिमान अच्छी बात नहीं है। और अगर मैंने बात की कांग्रेस की, अगर बात की है एकात्म या एक छत्र वाली बात की है, या मैंने जो अधिनायकवाद की बात की, मैंने ऐसे ही नहीं की है। इतिहास उठा के देख लीजिएगा कांग्रेस का, पिछले सालों साल से एक ही परिवार का राज है कांग्रेस के अंदर। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। आप 2 साल से अपने पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे। क्यों? नहीं, अनुराग जी वो राष्ट्रीय स्तर पर मत जाइए, अजीब लड़ाई है। यहाँ देखिए आपकी हालत क्या है। निसंदेह चर्चा के चुनाव से लेके जितने उपचुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, आप अपनी जमीन देख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कांग्रेस की बात निकलेगी, दीपक जी नहीं तो आप प्रदेश स्तर पर बात करिए ना, और हमने आप राष्ट्रीय स्तर पर, हम प्रदेश का मुद्दा उठा के बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। आपके निर्देशों के अनुसार ही मैं क्षेत्रीय स्तर पर बात कर लेता हूँ। दीपक जी, मैं आपके निर्देशों पे क्षेत्रीय स्तर पर बात कर लेता हूँ। भूपेश बघेल जी को अगर छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति देखनी थी, बल्कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति देख के पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले। विगत दिनों विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने देखा है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग राजधानी रायपुर में आंदोलन पर बैठा था। आपके तो कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने सम्मान किया, उस सम्मान का आप मान नहीं रख पाए। आपने सम्मान समारोह में कहा था कि कर्मचारियों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। प्रदेश के 5 से 6 लाख कर्मचारियों को डीए आप खा गए। केंद्र सरकार 34% डीए देती है। आपके प्रदेश के अंदर की ही एक ऑटोनॉमस बॉडी है विद्युत मंडल, वो भी अपने कर्मचारियों को 34% डीए देती है। फिर भाई आप क्यों अपने कर्मचारियों को डीए 34% नहीं दे पाए? वो भी तब जब उसका 10% काट लिया है आपने। इसका बड़ा आक्रोश लोगों के अंदर है। इस प्रदेश में खुश कौन है? महिलाएं आज भी आक्रोशित है। शराबबंदी का आपने वादा किया, प्रीमियम शराब दुकान खोल दी, घर घर आप शराब पहुंचाने लगे, और अभी तो मोटल भी किराए पे दे रहा है, तो उसमें बार लाएंगे। तो आप बात करिए सहायक आरक्षकों की, जो बीजापुर जैसे क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए, उनके परिजनों को आपने रायपुर में पिटवा दिया। वो आज दुखी हैं। आप अनियमित विद्युत कर्मचारियों की बात करें, आज वो दुखी। मतलब इस प्रदेश में तो अनुराग जी, आप 15 सालों में रामराज्य ले आए थे क्या? इस बात को अच्छे से जानते हैं आप। इन 15 सालों में रामराज्य ले आए थे क्या? अगर 15 साल में 3.5 साल से उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं साहब। कितने आंदोलन है कि जानकारी पुनः अपडेट करनी पड़ेगी। 1 रुपया योजना थी ना, आपके अंतिम समय तक में चुनाव होने से पहले तक कितने लोग धरने पे बैठे रहे थे? व्यक्ति को जो भूख से मुक्ति मिली। जी भाई साहब, आपके चुनाव के अंतिम समय तक भी कई लोग आंदोलन पे, कई वर्ग बैठे रहे थे। और जो आपने मारपीट की बात की थी, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले भी मारपीट हुई थी, आपको याद है? कौन सी वाली बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, उसके पहले ये पूरा एक मामला उठा था जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें टीएस सिंहदेव जी ने भी फिर इस पर बात रखी थी। मैं वही तो पूछ रहा हूं, कौन सा मामला बताइए ना मुझे आप। दीपक जी, मैं वही तो कहता हूं, क्या होता है पूरा मामला एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, क्योंकि उस वक्त उस पूरी खबर पे मैं ही था। इसलिए टीएस सिंहदेव जी ने वो मामला उठाया था। शायद कांग्रेस के कार्यालय में, वर्तमान कांग्रेस के कार्यालय में शायद मारपीट हुई थी। बाबूलाल जी, शायद आपको याद होगी। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हुआ था दीपक जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जैसे आपने कहा कि आपको अब आप कंप्लीट करने दीजिए। अभी वो बोले हुआ था, लाठीचार्ज की आपने बात की, मैंने बात आपको याद दिला दी। वर्तमान अब डेट समय मैं नहीं याद रखूंगा ना। अब आप उसको बात को हट गए, लाठीचार्ज की बात की बात ही नहीं की। आप लाठीचार्ज तक आप पहुंच गए। मैं तो जनता सड़कों पे थी ये कहा था। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि जनता सड़कों पे थी। और मुझे लग रहा है कि माननीय अजय जी बहुत अच्छे से बैठे इन बातों का जवाब देने के लिए। तो मैंने कहा कि जनता सड़कों पर है, और जनता तो वर्तमान शासन से ही उम्मीद करेगी ना। अगर आपने जो वादे किए थे 36 वादे, जिसमें आपने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो जनता तो आपसे मांग करेगी ना साहब। और उसके लिए आपने कहा था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आज सारे सड़कों पर हैं, और 3.5 वर्ष में आपको अब याद आ रहा है प्रदेशव्यापी दौरा का। तो इसके निहितार्थ जनता अच्छे से समझती है, और चूंकि जनता समझती है, उसका प्रत्युत्तर जनता स्वयं देगी। ठीक है, बड़ी कमाल की बात है अनुराग जी। जब आप काम करेंगे उसके बाद ही तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है, तब ये जांचने जाएंगे ना, कि काम से पहले ही आपको परिणाम जानने के लिए निकल पड़ेंगे कि हाँ, जो मेरी योजनाएं हैं वो अभी मैंने एक दिन पहले लागू की। ठीक बोल रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं दीपक जी। ठीक है अजय जी, आपके पास लौटूंगा मैं अनुराग जी, लौटूंगा। समय सबको बराबर देना मुझे। काम किया अजय जी, अनुराग जी, समय सबको बराबर देना मुझे। अजय जी, कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए, कई आंदोलन लोग बैठे हुए हैं, कई वर्गों के लोग बैठे, डीए खा गए, तमाम सारे जो आरोप लगाए, उन पर आपका क्या कहना है?
देखिए, कर्मचारी वर्ग के लिए जितना काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है उतना काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 वर्षों में नहीं किया, कभी नहीं किया। 2018 में इस प्रदेश की बेरोजगारी दर 22% थी, आज 0.6% आ गई है। राष्ट्रीय औसत 7.8 है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर हमारी सरकार ने काम किया है तब ये स्थितियां निर्मित हुई हैं, बेरोजगारी दूर हुई है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इनकी सरकार के समय में स्टाफ नर्सों का आंदोलन हुआ, इन्होंने उनको जेल में ठूसा, शौचालय का पानी पीने को मजबूर किया, रोती बिलखती 2 दिन 3 रात इन लोगों ने जेल में काटे। शिक्षा कर्मियों का आंदोलन हुआ, एक शिक्षा कर्मी ने अपना सिर तक मुड़ा लिया, यही कारण है कि उसकी बददुआ लगी और सरकार इनकी गई। उसके बाद शिक्षा कर्मियों का आंदोलन चल रहा था, प्रदेशव्यापी प्रदेश बंद का आह्वान उन्होंने किया था। इन्होंने तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी को भेजा रात को जेल के अंदर और पूरे शिक्षा कर्मियों के नेताओं को डरा करके धमका करके उनके आंदोलन को कुचल दिया। उसके बाद में कांग्रेस भवन में आंदोलन के बाद लोग बैठे थे। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली घटना होगी, किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में घुस करके पुलिस ने डंडे बरसाए होंगे। तो इनके समय में जो प्रवृत्ता चल रही थी वो कम से कम छत्तीसगढ़ में आज वो समाप्त हुई है। इतनी सारी घटनाएं हैं और भी बहुत सारी घटनाएं इनके समय में हुई है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में आता था। हमने अगर आज इस देश में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिलाया तो हमारी सरकार की परिकल्पना है, हमारी सरकार ने चाहा तब ये स्थितियां निर्मित हुई। ये केंद्र सरकार की योजनाओं को बूथों में जाकर के बताने की बात कह रहे थे। मोदी जी ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती में कहा था काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। कब आएंगे? 7 साल हो चुके हैं। 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, 23 करोड़ लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं, 45 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी आय से आधी आय में आ चुके हैं। उसके अलावा दीपक जी, जो देश 2014 में 56 लाख करोड़ के कर्ज में था वो आज 140 लाख करोड़ के कर्ज में गया है। इसका जवाब पार्टी जब बूथ में जाएगी तो लोगों को लेना होगा। केंद्र सरकार हमारी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई संपत्तियों को आप लगातार बेच रहे हैं और देश को कंगाली की कगार में खड़ा कर रहे हैं। राम के नाम पर आप वोट लेते हैं, चंदा लेते हैं, घर चलाते हैं, अपना कार्यालय बनाते हैं। राम भगवान राम के लिए आपने क्या किया? बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से ठीक है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धरातल पे भी जमीनी स्तर पे भी हकीकत देखना, इससे मुंह मोड़ नहीं सकते। बीजेपी कहां है, चाहे भूपेश बघेल की सरकार में कोई आंदोलन कर रहा हो या हालात कैसे भी हो, उनकी योजनाओं को लेकर और उनकी जनता के प्रति जो छत्तीसगढ़िया भाषा हो या छत्तीसगढ़िया खान पान हो, छत्तीसगढ़िया पहनावा हो, जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, आदिवासियों की जगह दिलों में वो बना रहे हो, बना चुके हैं। इस जमीनी स्तर पर यह है। और अगर बीजेपी का ले लें तो इन 3 या 3.5 सालों में कहा यह भी जा रहा, कांग्रेस आरोप लगाती रही कि हाला कमान बड़ा नाखुश है। किसी भी ऐसा कई जगह चुनाव हुए, कोई भी स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं गया छत्तीसगढ़ से, ऐसा तमाम आरोप कांग्रेस लगाती रही है। और हालात ये भी कि आला कमान कहीं ना कहीं नाराज भी है। खूब कोशिश की जा रही है लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फिर भी उठकर नहीं आ पा रही है। देखिए, वर्तमान सरकार की ग्रामीण योजनाओं के जो आप बात ने कही है उसमें मैं सहमत हूँ। और आरोप प्रत्यारोप देखकर मुझे ये लगता है दीपक कि बड़ी साफ तस्वीर बन रही है कि 1.5 साल पहले ही दोनों दल जो हैं वो चुनावी मोड में आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, जो ठंडी पड़ी भाजपा, जिसको कहा जा रहा था कि एकदम ठंडी पड़ गई है, वो उसको गर्म होने का पूरा समय मिल रहा है 1.5 साल का। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, जो आंदोलन का जो कल बातें की गई, आरोप प्रत्यारोप किया गया, वो सत्ता की कमजोरियां हैं। सत्ता में जो भी होगा उसके खिलाफ इस तरह के आंदोलन होते हैं। उसमें कोई विशेष बात नहीं है कि आज आंदोलन हो रहा है, कल नहीं हुआ था, ये नहीं कहा जा सकता। हर एक सरकार के लिए मांगे बनी रहती है, निरंतर बनने वाली चीज है मांग, और वो होती है। सबसे बड़ी और भी बात अगर हम कहें कि देखिए, जो परेशानियां आज वर्तमान सरकार झेल रही है उसमें आधी से ज्यादा परेशानियां जो हैं वो पिछली सरकार से इनको मिली है, ये भी सही है। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बता रहा हूँ, जो नया रायपुर का किसान आंदोलन है उसका एक स्वरूप है और पिछले सरकार के एग्रीमेंट का ही ये मामला है। अब सवाल में ये भेद नहीं कर रहा कि पिछली सरकार ने जो एग्रीमेंट किया होगा उसको वर्तमान सरकार को लागू नहीं करना चाहिए या सुधार नहीं करना चाहिए। सुधार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिश मुझे दिखी है। लगभग कई मांगों की जो है सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जिसको पूरा करना इस सरकार के लिए संभव नहीं दिख रहा है, इसलिए वो मामला बना हुआ है। तो आंदोलन होना किसी भी सरकार के दौर में स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहां जहां असमानताएं होती है वहां समानता बनाने के लिए कर्मचारी सड़क पर उतरते हैं। वो आरोप जो अगर लगे भी तो जनता के बीच इस बात की समझ है कि हर सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं और होते रहेंगे। ठीक है, चलिए अजय जी, आपका समय देने के लिए, अनुराग जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का अब एक ही मिशन है और वो है 2023। अगले साल होने वाले चुनावी रण को लेकर दोनों ही प्रमुख